Hello friends, welcome to our channel. In this video, we are going to solve UPSC CSC 2023 CSET paper. In the first part, we have covered 40 questions and this is the second part in which we will solve the next 40 questions. Then let's start. 41, we have to start from 41. So, here is 40 and then 41 English part and this is 44. From here we start. Okay, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? देखते हैं क्या दिया है. प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate. लिखते हैं क्या दिया है. दिया हुआ है Q is equals to P 1 प्लस R ये हाफ ईयरली तो R by 2 जाएगा into 100 and this is 2. This is given in the question. Next part क्या है. If the same principal P becomes Q, same principal P becomes Q in 1 year with the rate of interest S. Okay, this is given in the question. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. P को हम इस साइड ले सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं Q by P इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 200 का होल स्क्वायर. इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि Q बाई P इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस बाई 100. ओके, यहाँ से ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. दोनों को इक्वेट कर देते हैं. अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं क्या हो जाएगा. 1 प्लस आर बाई 200 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस बाई 100. अब यहाँ पे हमें बताना है आर और एस में रिलेशन. तो हमें तो आर एस दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आर को कुछ लेट कर लेते हैं. मान लेते हैं आर को हम 20 है. 20 से मांग ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 10 आ जाए ताकि हमें इजिली सॉल्व हो जाए. ठीक है, अगर हम आर को 20 मानते हैं तो क्या जाएगा 20 अपॉन 200 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 प्लस 1 अपॉन 10 ये जाएगा 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस एस बाई 100. आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं है, बस इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं. ये हो जाएगा 121 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 100 प्लस एस अपॉन 100. 100 कैंसिल आउट एंड अगर इसको इक्वेट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ गई 21. हम आर को क्या लेट किए थे 20 एंड एस क्या है 21. इसका मतलब क्या हुआ एस इज ग्रेटर देन आर. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मुला रखना है और इक्वेट कर देना. ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स. यहाँ पे बोल रहा है कि 1186 को डिवाइड करना है नेचुरल नंबर से तो 31 रिमाइंडर आना चाहिए. मतलब अगर हम देखते हैं कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो क्या हो जाएगा वो 1186 में से हम क्या करेंगे 31 माइनस कर देंगे. माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 5511. 1155 ये हमारा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है. किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो इसके फैक्टर्स होंगे. हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं. अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे, मानते हैं 11 से डिवाइड करें, 11 इंटू 105 को करेंगे तो क्या जाएगा ये 3 जा 9 एंड 3 7 जा 3 जा 9 एंड 3 5 जा ये हो जाएगा. ठीक है, फिर ये हम करेंगे फिर से तो 5 इंटू 7. अगर हम इसकी फैक्टर्स की बात करें 1155 का क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1. अब बोला है इससे ये सारे से डिविजिबल है, ये नंबर फैक्टर्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं. बट उसने ऐसा बोला कि बताइए जो 31 से इसका रिमाइंडर आए, मतलब जो भी इसका फैक्टर होगा वो 31 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा 31 आ सकता है. नहीं तो अगर 31 से छोटा होगा तो डिविजिबल हो जाएगा, 31 रिमाइंडर नहीं आएगा. तो देखते हैं इसका फैक्टर में 31 से बड़ा कब कब आएगा. देखो अगर यहाँ पे देखें हम नंबर्स को गिनते हैं तो अगर हमें पता है 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 3 तब भी 33 31 से बड़ा. 11 इंटू 5 तब भी 55 भी. 11 इंटू 7 77 फिर भी
अगर ऐसा करें 11 इंटू 3 इंटू 5 फिर भी हमें पता है कि 31 से बड़ा ही आएगा। 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 फिर भी आएगा। 11 इंटू 3 इंटू 7 तब भी आएगा। मतलब अगर हम देखें, देखो 11 तो हमें कंपलसरी है, कुछ 11 तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम कोई भी नंबर ले लें इन तीनों में से, चाहे हम एक नंबर कोई भी चूज कर लें या फिर हम सॉरी एक भी यहाँ पे इन तीनों में से हम चाहें तो एक नंबर कोई चूज कर लें या तीन में से कोई भी दो नंबर चूज कर लें मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर तीन में से तीनों नंबर चूज कर लें। हमारा हमेशा नंबर 31 से बड़ा आएगा। देखो आप चूज कर लो, 3 करोगे 1133 तब भी 55 77 तब भी आएगा। यहाँ से अगर दो कोई भी चूज करेंगे, लगा 3 इंटू 5 कर लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, 3 इंटू 7 करेंगे तब भी आएगा, तीनों कर लेंगे तब तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें इतने को, तो हमारा क्या आएगा, कितने नंबर होंगे ऐसे, कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3C1 क्या हो जाएगा हमारा 3C2 की वैल्यू 3 एंड 3C3 की वैल्यू 1, मतलब टोटल 7 फैक्टर्स आएंगे ऐसे 7 फैक्टर्स हो गए। जब हमारा 11 से मल्टीप्लिकेशन के साथ कितने फैक्टर हो गए 7। तो इसको हम गिन भी सकते हैं, बट हम बता रहे हैं ये पीएनसी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, गिनना हो तो हम गिन भी सकते हैं। उसका देखो 11 से आ गए इतने फैक्टर, फिर हम देखते हैं इन तीनों में मल्टीप्लाई करने पे क्या कुछ आ रहा है क्या जो इससे 31 से बड़ा रहा था। देखो 3 इंटू 5 करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, बट अगर 3 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो एक फैक्टर हमें और मिल जाएगा जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, बट ये देखो 31 से बड़ा है, 7 5 35 इंटू 3। अच्छा यहाँ से हमें एक और नंबर मिल रहा है, कौन सा 7 इंटू 5, ये भी तो 31 से बड़ा है। तो हमारे कितने हो गए 7 प्लस 8 प्लस 9, हमारे टोटल कितने फैक्टर्स होंगे जो कि 31 रिमाइंडर दे सकते हैं 9। ठीक है, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं पीएनसी से कि कितने नंबर्स होंगे, या फिर आप गिन लो, गिनने में ज़्यादा टाइम जाएगा इसलिए मैंने यहाँ से निकाल दिया, हो सकता है गिनने में कुछ छूट जाए। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। बढ़ते आगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 46। लेट पी पी क्यू क्यू आर आर बी 2 डिजिट नंबर्स वेयर P is less than Q is less than R. If PP plus QQ is plus RR is equals to TT0, where TT0 is a 3-digit number ending with 0. Consider the following statements. The number of possible values of P is 5. The number of possible values of Q is 6. Okay, let's start. कैसे करते हैं इसको? देखो हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, PP QQ एंड RR क्या है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये 99। 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है मैक्सिमम 99। अगर ये 99 है, ये 99 वैसा हो नहीं सकता कि ये डिफरेंट है, बट फिर भी अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो अगर हम तीनों को मैक्सिमम ले लेते हैं तब भी ये मैक्सिमम हमारा कितना बनेगा 300 से कम ही होगा, 300 से कम होगा। मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू हम देखें तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से ऊपर अगर लोगे तो 330 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। मतलब टी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं तो फिर 2 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अगर हम टी की वैल्यू 1 ले लेते हैं मान लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल्स टू 110। अच्छा हमें पता है इसको हम ऐसा लिखते हैं 10p प्लस पी, सॉरी 10p प्लस पी, और इसको भी लिख सकते हैं 10q प्लस क्यू। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 10r प्लस r ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख देंगे तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110। अगर इसको हम लेते हैं पी क्यू, इसको कॉमन ले लें तो पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर लेंगे तो 10 प्लस 1 दैट इज 11, कॉमन बच जाएगा 110। तो ये क्या हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल आउट, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर क्या मिल जाएगा हमें 11 मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा। ठीक है, पहला कि जब हम टी को क्या ले लें 1 ले लें, या टी को एक बार हम और क्या ले सकते हैं, टी को हम ले सकते हैं 2 ले लेंगे तो ये पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर t को हम 2 लेते हैं, पहली क्वेश्चन मिल गई ना, मैं p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 11। अगर हम t को 2 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, t को 2 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 220। फिर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूंगा यहाँ पे वेरिएबल सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 20। 2 मिल गई। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं p और q की क्या हमें बताना ना p के कितने वैल्यूज होंगे पॉसिबल और q के, सॉल्व करते हैं हम। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो p प्लस क्यू प्लस आर इज 11, और हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, सॉरी 10 है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, ये हमारी थी। अगर हम, ये हमारी कंडीशन क्या है, p इज लेस देन q, u इज लेस देन r। अगर इसमें हम देखो p की वैल्यू 1 रखते हैं, p की वैल्यू 1 रखते हैं तो q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इससे बड़ी, ले लेते हैं 2 1 2 3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अच्छा p की वैल्यू 1 लिखते हैं, q की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, q की वैल्यू 3 हो गई, तो 1 3 4 प्लस 6 तो बड़ा है हो जाएगा। फिर 1 प्लस 4 ले लेते हैं इसको,
तो 1 4 5 5 10। बट अगर हम अब देखो इसको 5 ले लेंगे तो 5 1 6 प्लस 4, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा छोटा हो जाएगा क्यू से, ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब हमारे पास 1 की इतनी वैल्यू आ सकती है। अच्छा अगर हम पी को 2 लेते हैं, अगर हम पी को 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 प्लस ये क्यू को मिनिमम क्या होना पड़ेगा 3, 2 3 5 प्लस 5। उसके बाद अगर हम 2 को इसको 4 लेते हैं, 2 4 6 4, फिर बराबर तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। मतलब पी की वैल्यू हमें इस वाले इक्वेशन में कितनी मिली, 1 और 2। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 1 एंड 2, केवल हमारे पास 2 वैल्यू मिली। ठीक है, अब हम इस वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 20, यहाँ पे देखते हैं, पहले हम पी की वैल्यू मान लेते हैं 1 है। अगर पी की वैल्यू 1 मानते हैं तो देखो पी की वैल्यू अगर 1 मानोगे तो देखो क्यू और आर को हम डबल डिजिट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर डबल 2 डिजिट नंबर है क्यू क्यू, मतलब पी और क्यू दोनों सिंगल डिजिट होगा। तो यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू हम लेना है, अगर हम मान लो मैक्सिमम 9 भी ले लेते हैं, 9 लेंगे तो ये 9 तो हो नहीं सकता है, तो 10 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं होगी, तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लो 2 लेते हैं। अगर पी की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 8 10 9 19, तब भी पॉसिबल नहीं है, मतलब पी की वैल्यू 2 भी नहीं सकती है, तो हम पी की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेते हैं। अगर हम 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 10 10 तो हो ही नहीं सकता है, तो 3 प्लस 8 ले लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा 9। तब 8 3 11 9 20, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा अब 3 के बाद हम क्या ले सकते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। अगर अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 प्लस 6, अगर देखो 4 प्लस 5 करोगे 9, 9 प्लस 11 हो नहीं सकता है, 4 प्लस 6 10, 10 नहीं हो सकता है, तो 4 प्लस 7 11 प्लस 9 ये पॉसिबल हो सकता है। इस तरह अगर हम 5 लेते हैं, अगर हम 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 तो नहीं सकता, 6 होगा, 5 6 11 प्लस 9 हो सकता है। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 5 प्लस अगर 7 लें, 7 5 हमारा हो जाएगा 7 5 12 12 प्लस 8, इतनी कंडीशन हमारी हो रही है। अच्छा अब हम देखते हैं पी की वैल्यू कितनी मिली है, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, 5 6 मिली, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 5 सही दिया हुआ है, ये हमारा सही हो गया। दूसरा क्या पूछा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू क्या क्या है, 2 3 4 4 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। आई होप हमें ये समझ में आया होगा। बस हमें इसमें कंडीशन इसकी देखनी है, फुलफिल करानी है, और हमें चेक कर लेना कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो ये देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। ओके कोई नहीं, हमें कितने नंबर्स की बनानी, 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, जब भी पहले हम पहले उसको लिखते हैं। अब बोला लेस देन 2000, लेस देन 2000 मतलब यहाँ पे मिनिमम अगर 4 डिजिट है तो यहाँ पे हमारा केवल 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से अगर कम कुछ भी होगा तो ये हमारा नंबर 2 से, अगर 1 से कम हो ही नहीं सकता, नहीं तो 3 डिजिट हो जाएगा, और 1 से ज्यादा होगा तो 2000 से ऊपर हो जाएगा, तो 1 रखेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे फिर हम कुछ भी रखें हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी रखोगे तो ये 2000 से कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारे कितने नंबर ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे देखो 3 में से कोई भी एक नंबर रखो, 2 और ये तो मैं पता है ना, यहाँ पे 3 में से कोई भी एक रखेंगे, इसमें 2 में से कोई भी एक रखेंगे, बचे हुए एक को रख देंगे, मतलब टोटल कितने नंबर मिलेंगे हमें, 6 नंबर ऐसे मिलेंगे। अच्छा उन्हीं 6 नंबर्स का ये सम पूछा है, तो हमें देखते हैं कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। मान लो 1 है तो हमें मिल जाएगा 1 4 3 2, ठीक है, 1 4 2 3, या फिर 1 3 2 4 1 3 4 2, या फिर 1 2 1 2 3 4 1 2 4 3, ये 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर हो गए, इन्हीं को हमें ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करेंगे तो कितना जाएगा, 3 2 6 4 10 2 12 16 एंड 3 सॉरी 2 3 2 6 6 4 10 10 2 12 4 16 3 19, गलत कर रहा है, 3 3 6 2 10 8 to 10 4 14 4 18 18 सॉरी 18 1 कैरी आउट हुआ। अब देखो ये सेम नंबर से तो यहाँ भी 18 आएगा, 18 1 19 1 कैरी आउट, फिर यहाँ पे सेम नंबर है 18 1 19 1 कैरी आउट, 6 1 प्लस 7 हो जाएगा, मतलब हमारा सारा सम क्या आ रहा है, अगर सबको सम करेंगे 7998, ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बस इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन क्या एडिशन है, एडिशन तो हम कर ही सकते हैं, आसान एडिशन। ठीक है, इसको हम सिंपल क्वेश्चन में कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके देखते हैं, पहले हम बनाते हैं सर्कल, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स। ओके हम मानते हैं दिस इज आवर सर्कल। ओके
12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज 12। अब बोल रहा है कि भाई हमें 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स मानना है। मान लो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज में यहाँ पहले से शुरू करते हैं, 10 कंसेक्यूटिव हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। 10 तक हम कंसेक्यूटिव ले सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तब भी हमें 10 मिल जाएगा, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तब भी 10 मिल जाएगा हमें, यहाँ से शुरू करेंगे तब भी 10 मिल जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तब भी तो 10 मिल जाएगा। मतलब हम कहीं से शुरू करेंगे 1 से 12 में कभी भी शुरू करेंगे हमें 10 कंसेक्यूटिव क्लॉकवाइज मिल जाएगा, क्योंकि सर्कल है। तो हमारे ऐसे कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से 6 5 से 6 से एंड 12 तक, मतलब 1 से 12 तक कितने बार सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 बार, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इट एग्जैक्टली ऑन 10 पावर 10th डे। कुछ नहीं करना, हमें पता है कि अगर कोई डे हमारा रिपीट होता है वीक में तो क्या होता है, वो 7 के बाद, जैसे हमें पता है अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद भी संडे ही होगा, ठीक है, ऐसा तो होता है। तो अगर हमें देखना है इसको कि 7 बार कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 की पावर 10 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा क्या, 3 की पावर 10 अपॉन 7, रिमाइंडर आया ना 3, ऐसा लिखेंगे इसको। अच्छा हमें पता है अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें 1 के फॉर्म में कुछ लाना होगा, तभी हमारा रिमाइंडर आएगा। हमें पता 7 को अगर 3 से डिवाइड करें 3 आएगा, और अगर 3 3 9 को करेंगे तब भी 2 आएगा। तो 3 3 9, 3 27, 27 को करेंगे तो 7 4 28 -1। अच्छा हम इसको 3 की पावर 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 की पावर 3, मतलब इसको हम 27 से अगर करेंगे 3 इंटू 3 बच जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक 3 3 9 प्लस 10 समझ में आया होगा। अब इसको 27 को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा, 7 4 28 -1 मिलेगा, और इसको करेंगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 इंटू 3, मतलब हमें कितना मिल गया, -3 रिमाइंडर। हमें पता जब भी हमें माइनस में रिमाइंडर मिलता है तो हम क्या करते हैं, माइनस रिमाइंडर को जो भी नंबर से माइनस कर देते हैं ताकि हमें पता चलता है कितना रिमाइंडर। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। हमारा 4 इसमें ऑड डेज आ रहे हैं, तो हमारे पता है पहले संडे था, संडे का 4th डे कौन सा हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, there are 3 traffic signals, each signal changes color from green to red and then from red to green. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. The duration for green and red colors are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? Okay. अगर साथ में करना है इनको चेंज तो हमें पता है कि इसके जो भी इनका एलसीएम होगा उतने बात करेंगे। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं, क्या है 25, 39 एंड 60। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 है, 25 एंड इधर 12। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 25 इंटू 12 इंटू 39, कितना आ जाएगा हमारा 3900, इतना आएगा एलसीएम, चेक कर लेना, आई होप इतना ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब इतना हमारा कितना आएगा, ये सेकंड्स में है, ठीक है, सेकंड्स में। अगर मिनट में करेंगे तो उसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट एंड 6 6 जा 39 36 एंड 5 6 5 जा 30, 65 मिनट, 65 मिनट मीन्स 1 आवर 5 मिनट। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा, ऑल क्लियर, ओके। अब बोल रहा है देखो इतने मिनट बाद वो सब साथ में करेंगे, तो पहले वो ग्रीन था, फिर से ग्रीन आना, पहले ग्रीन से रेड होगा कितनी देर में, 1 आवर 5 मिनट में, फिर रेड से ग्रीन कब होगा, 1 आवर 5 मिनट में, मतलब टोटल कितना होगा, 2 आवर 10 मिनट। ओके, आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ तक अगर 2 आवर 10 मिनट पहले कब हुआ था, 2 PM, 2 + 2 4 PM प्लस 10 आवर 10, मतलब 4 आवर 10 मिनट। ओके, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, बी आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीएम लेना में और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश है, इंग्लिश का पार्ट जल्दी आएगा, टेंशन ना लो, इंग्लिश भी कर लेंगे, अभी मैथ्स का खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on child 2 and child 2 passes on 4.
and on to child 7 and so on. After how many such changes including child 1 will the ring be in the hands of child 1 again? ओके लिखते हैं क्या दिया 40 चाइल्ड्स है, पहले एक के पास रहता है रिंग, फिर एक जो है पास करता है 2 को, 2 करता है 4 को, 4 करता है 7 को। अगर हम इसमें गैप देखो तो +1 +2 +3, अब हमारे पास गैप क्या आएगा +3 के बाद +4 11, फिर +5 16 +6 22 +7 29 +8 37 +9 मीन्स क्या हो जाएगा ये 37 3 40 हो जाएगा। 40 चिल्ड्रन ही थे तो मतलब फिर से वापस आएगा, मतलब 9 करेंगे तो 340 मतलब 6 चिल्ड्रन को जाएगा ना ये, क्योंकि 9 प्लस कर रहे हैं 40 ही बच्चे हैं तो हमारे पास 6 एक्स्ट्रा चलेगा। फिर आगे हम करेंगे 6, कितना हो गया 9 6 + 10 कितना हो जाएगा 16 11 27 11 27 12 ये हो जाएगा हमारा क्या 39 12 11 27 एंड ये हो जाएगा 12 39 39 फिर 13 करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा 13 9 + 13 करेंगे तो ये 12 पे आ जाएगा। 39 + 13 12 16 + 11 था 27 एंड 12 39 फिर करेंगे तो फिर से ये कंप्लीट हो जाएगा 39 40 हो जाएगा 12 पे चला जाएगा, फिर 12 + 13 के बाद 14 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 26, फिर 15 ऐड करेंगे 26 के बाद 15 ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे तो 26 14 40 हो जाएगा, बट 1 बच जाएगा जो कि ये फिर से फर्स्ट चाइल्ड के पास चला जाएगा। यही पूछा था कितने टाइम्स में ये जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स जब रिंग पास हुई तो ये क्या हुआ फिर से फर्स्ट चाइल्ड के पास चला गया, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 15। कुछ नहीं करना था, बस इसमें हमें एक ऑर्डर देखना था उसका हमें आंसर दे देना, ठीक है। ओके आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस जेड जेड वाई 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 एक्स 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 डब्ल्यू 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 एंड ए तक। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखते हैं तो देखो जेड 2 टाइम्स है, ओके जेड 2 टाइम्स वाई 3 टाइम्स एंड एक्स 4 टाइम्स डब्ल्यू 5 टाइम्स। तो अगर इस तरीके से देखें तो जेड 2 टाइम्स है मीन्स ए 26 लीटर है, मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा 27, ठीक है ये सीक्वेंस हो गया। मतलब 2 + 3 अगर हम टोटल देखें कितने नंबर्स हैं 4 + 5 + 6 एंड 27, और हमें पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n +1/2। आई होप यहाँ तक पता होगा, बट यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल में 1 की कमी है तो हम क्या करेंगे +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। तो हमारा 1 से यहाँ तक हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका -1 यहाँ पे हम जो भी नंबर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, जैसे +1 इधर कर देते हैं, ठीक है उधर हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा n +1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले इसको n + 1 2 निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड ऑन हो रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे -1 कर देते हैं। ओके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 मतलब 27 × 28/2 -1 ये 14 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 14 7 जा 98 9 14 2 जा 28 28 9 37 मतलब 378 -1 दैट इज इक्वल्स टू 377 है। तो हमारा जो इसका होगा क्या बोलते हैं मिडिल टर्म क्या हो जाएगा हाफ करोगे तो क्या जाएगा 188 पॉइंट समथिंग, मतलब 189 नंबर हमारा टर्म क्या हो जाएगा हमारा जो है मिडिल टर्म हो जाएगा। अच्छा अब 189 टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें से हटा देंगे जो बचे हुए नंबर्स। तो अगर हमें निकालना है लेट मी रेज दिस फर्स्ट, ओके हमारे टोटल टर्म कितने हैं 377। अब हमें मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म कितना है 189 टर्म चाहिए, कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। ओके देखो 377 है, अब हम a से माइनस करते हैं। देखो a कौन सा कितने बार है 27 -27 कर देते हैं, फिर b को माइनस करते हैं, b कितनी हो गया 26, फिर c करते हैं 25, फिर d करते हैं 24, e करते हैं 23, f करते हैं 22, g करते हैं 21, h करते हैं 20। पहले इतना देख लेते हैं क्या आता है। तो अच्छा अगर इसको हम करेंगे सॉल्व करते हैं क्या जाएगा 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 22 27 28 8, ठीक है हमारा कैरी आया 2 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16 to 18। अच्छा अगर हम अभी हम आपसे देखो एक्यूरेट मिलेगा 377 - 188 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 189,
मतलब 189, मतलब इसके बाद 189 टर्म क्या हो जाएगा। यहाँ देखो हम कहाँ तक आए थे, एच तक माइनस करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, एच के बाद आई, दैट इज आर आंसर। ओके, आई होप ये भी आसान सा सीक्वेंस का क्वेश्चन था, हम निकाल लेंगे और आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन क्या पूछा है, इस P ग्रेटर देन Q, हमें बताना है P ग्रेटर देन Q है जब हमें स्टेटमेंट दिया है। ओके, लेट्स कंसीडर द स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स क्या है चेक करते हैं। दिया हुआ है P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब हम ऐसा कैसे बताएंगे P Q से बड़ा है कि नहीं बता सकते, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकते हैं। सेकंड, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, यहां से भी नहीं बता सकते हैं। बट अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या पता चलता है, अगर P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर है एंड P Q दोनों ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स या तो P एंड Q बोथ पॉजिटिव होंगे या तो बोथ नेगेटिव होंगे। अच्छा, अगर पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सी बात है P इज ग्रेटर देन Q, बट अगर नेगेटिव होंगे मतलब Q इज ग्रेटर लेस देन सॉरी अगर P इज ग्रेटर देन Q बट अगर नेगेटिव होगा मतलब P इज लेस देन Q। अब यहां से हम कह सकते हैं P ग्रेटर, मतलब हम इन दोनों को अगर साथ में ले रहे हैं तभी मतलब लग तो P ग्रेटर देन Q का तो लेस देन होगा, लेकिन हम ले सकते हैं ग्रेटर होगा कि लेस होगा, ये तो हमें कंफर्मेशन नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा हमें इनइक्वालिटी देखनी है, स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करना है और बता देना है कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इज P प्लस Q माइनस R ग्रेटर देन P माइनस Q प्लस R वेयर P Q R इंटीजर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें समझ तो आए कि पूछ क्या रहा है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा इसको तो क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q माइनस R इज ग्रेटर देन P माइनस Q प्लस R, ऐसा बताना है। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, P माइनस P 0 हो जाएगा, Q इधर आ जाएगा तो 2Q हो जाएगा और उधर जाएगा 2R हो जाएगा, मतलब Q इज ग्रेटर देन R। मतलब हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि भाई Q इज ग्रेटर देन R और नॉट। ठीक है, ये बताना है। ओके, करते हैं हम भाई। P माइनस Q अगर पॉजिटिव है मतलब इसका क्या है कि P माइनस Q इज पॉजिटिव, मतलब P इज ग्रेटर देन Q, फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम इससे बता नहीं सकते Q इज ग्रेटर देन R है कि नहीं है, जब हमें R के बारे में कुछ पता ही नहीं है इसमें स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकते हैं। अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो क्या है, P माइनस R इज नेगेटिव, P माइनस R इज नेगेटिव मतलब R इज ग्रेटर देन P, इससे भी नहीं बता सकते P R में रिलेशन। बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज पूछा, बताओ Q इज ग्रेटर देन R, नहीं भाई R इज ग्रेटर देन Q। बट उसने तो ये पूछा नहीं ना, आंसर तो पूछा नहीं, हमसे पूछा कि क्या हम इससे बता सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर हम दोनों को स्टेटमेंट को कंबाइन कर देंगे तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ Q ग्रेटर देन R नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। कौन सा जाएगा, यूजिंग अदर स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। ओके, सी आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा हुआ है इन अ पार्टी 75% took tea, 60% took coffee, 15% took tea and coffee, no one taking milk takes tea, each person takes at least one drink। बताना है हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं इसका, देखो वेन डायग्राम सबसे आसान तरीका होता है, वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज टी, दिस इज टी 75%, फिर 60% टुक कॉफी, दिस इज 60, दिस इज टी एंड दिस इज कॉफी। 15% टुक बोथ, 15% हो गए जो दोनों लेते हैं, मतलब अगर हम देखें 15 तो ये कितना जाएगा हमारा 60, 75 थे, ये था 45 हो जाएगा। ओके, फिर बोला है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मान लो कोई भी है जो मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता बट वो कॉफी तो लेगा, तो कॉफी में कर सकते हैं, मतलब ये हो गया हमारा मिल्क। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर ये है तो मान लेते हैं ये अगर एक्स है, ये इनके बीच का जो कॉफी और मिल्क दो लेते हैं एक्स है, तो ये कितना बच जाएगा 45 माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और ये मान लेते हैं वाई है जो लेते हैं ओनली मिल्क, अगर ऐसा है तो ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम ऐसा देखें तो हमारे टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे कि जो अटेंड किए पार्टी, क्योंकि एक सब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 75, 45, 120 प्लस वाई, टोटल मेंबर कितने हमारे 120, टोटल मेंबर्स हमारे कितने हो गए 120 प्लस वाई, इतने लोग अटेंड किए थे।
अब हमें बताना है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या हम पहले स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं 50% टुक मिल्क, 50% टुक मिल्क अगर बताता है हमें, तो क्या इससे हमें कुछ पता चलेगा कि कितने, नहीं हम पहले स्टेटमेंट से बता ही नहीं पा रहे कि कैसे बताओगे। इसमें x प्लस वाई की वैल्यू 50 दिया है, अब हम 120 प्लस वाई की वैल्यू बतानी है हमें, तो x y हमें पता ही नहीं, तो हम नहीं बता सकते, मतलब पहले स्टेटमेंट से हम तो नहीं बता सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स। ये जो है 120 प्लस वाई दिया हुआ है, 120 प्लस वाई जो है ये 5 टाइम्स है द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। मिल्क ओनली कौन की लिया है, y इज इक्वल्स टू 5y। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू 120, y इज इक्वल्स टू 30, देन हम कहते हैं टोटल वैल्यू कितनी जाएगी 150 पर्सन अटेंडेड द पार्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सेकंड स्टेटमेंट से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले स्टेटमेंट से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। हमारा आंसर क्या जाएगा, ए। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस वेन डायग्राम बनाना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आयो अगर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ये तो हमें पता है, इस टाइप के नंबर अगर हमें पता है, देखो हमें पता है 1 2 3 ऐसे लेट करते हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू द, अगर इसको हम बोले 1 2 3 जो है, देखो 1 2 3 है, तो ये इनका सम क्या हो जाएगा 6, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, 1 + 2 + 3 कितना गया 6, 3 × 2 × 1 6 इसका भी। लेकिन अगर हम इसी को देखो ऐसे भी लिखें, ऐसा 1 2 3 केवल थोड़ा है, इसको हम अरेंज करें 3 2 1 तब भी तो 3 2 1 6 जाएगा, मल्टीप्लाई करें तब भी 6, और इसको लिख दें 3 1 12 तब भी, 2 1 3 तब भी, मतलब ढेर सारे नंबर हैं। पहले स्टेटमेंट से कैसे बता सकते हैं नंबर कौन सा है। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। इसको देखो 3 1 2 है, इसको क्या हम 6 से डिवाइड करेंगे, हो रहा डिवाइड, देखो 6 से करेंगे, 6 5 30 and 6 2 12, ये मिल गया। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है 1 3 2, इसी को अरेंज कर दें, ये भी तो 6 से डिवाइड है, 6 2 12 6 2 12, यहां से भी हमने बता सकते हैं कि दोनों नंबर कौन से होंगे। मतलब अगर हम दोनों स्टेटमेंट कंबाइन भी कर रहे हैं तब भी हमें चल रहा है कौन सा नंबर होगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन बी आंसर्ड, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स मिल रहे हैं, 2 नंबर यहाँ मिल जाए, यहाँ पे 4 5 नंबर ढेर सारे मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो हमें 6 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अरेंज करोगे इसको 6 में आएंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर मिल रहे हैं, तो मतलब हम डिस्टिंक्ट नंबर नहीं बता सकते ना कौन सा है, यूनिक वैल्यू क्या है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे दिया 5 चिल्ड्रन दिया हुआ है ऐसा, तो आई नीड टू सक्सीड एज डिफर बाय 22 ईयर्स। अगर इसको हम लिखें तो क्या, तो मान लेते हैं ए की एज ए है, ए की एज ए है, तो बी की एज क्या जाएगी a+2, सी की एज हो जाएगी a+4, डी की एज हो जाएगी a+6, ई की हो जाएगी a+8। आई थिंक दिस इज क्लियर गिवन इन द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड की एज पूछा है। पहले क्या था, एज ऑफ द एल्डेस्ट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द यंगेस्ट। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 एज इज इक्वल्स टू 8 एंड एज इक्वल्स टू 4। हाँ भाई, यहां से हमें यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज है बता पा रहे हैं, किससे, स्टेटमेंट 1 से। ओके, सेकंड क्या दिया है, एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स, एवरेज दिया है 8 ईयर्स, मतलब सबको अगर एड ऑन करेंगे 1 2 3 4 5, 5a प्लस 4 2 6 6 12 प्लस 8 20/5 इज इक्वल्स टू गिवन 8। सॉल्व करेंगे तो a+4 इज 8 मीन्स a की वैल्यू 4। भाई हम सेकेंड आंसर से बता दे रहे हैं कि क्या है, मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी एक स्टूडेंट से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मतलब कैन बी बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टूडेंट अलोन, क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट, गलत है ये, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, बी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी हम एक स्टूडेंट से इसका आंसर हम बता सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश तो हम करेंगे नेक्स्ट में। ओके, वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, इंग्लिश का भी बनाएंगे। अभी 65 क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली PQRS are 40. Marks scored by the students are in teachers. A student can score 99% in n different ways. What is the value of n? Okay,
अगर पी क्यू आर एस सब 100 मार्क्स के, मतलब टोटल कितने मार्क्स हुए 400। बोल रहा है 99% पाना है, 99% पाना है, मतलब उसको कितने मार्क्स चाहिए 396। जब 396 पाना है तो मान लो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस सब में मिला के उसने कितने मार्क्स गंवाए अपने, 4 मार्क्स कटे हुए। सारे सब्जेक्ट को मिला लें तो हमारे पास 4 मार्क्स कटे हुए हैं, जिसकी वजह से उसको 396 मिला है। अच्छा 4 मार्क्स कैसे कट सकते हैं, हो सकता है एक में वो 4 पाया, 4 नंबर कम पाया और सब में टोटल मार्क्स पाया हो, तब भी हमारे 4 मार्क्स की कमी हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक में 3 नंबर कम पाया हो, एक में 1 का नंबर कम पाया हो और दोनों में फुल मार्क्स पाया हो। ऐसा भी हो सकता है एक में 2 मार्क्स कम पाया हो और एक में 1 मार्क्स कम पाया हो, एक में और 1 मार्क्स कम पाया हो और सब में एक दूसरे वाले में फुल मार्क्स पाया हो। या फिर ऐसा हो सकता है 2 में कम पाया हो और दोनों में फुल पाया हो, या फिर सब में 1 मार्क्स कम पाया हो। इतने कंडीशन बनते हैं। देखते हैं अगर इसको हम अरेंज करेंगे, देखो ऐसा भी सकता है ना, पी में 4 पाया, क्यू में पाया माइनस हुआ है, पता नहीं, जिसको हम अरेंज कर लेते हैं तो क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12। इसको करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी हो जाएगा हमारा 12। ये करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल लेके जाएगा 6, 4 12 12 6। और इसको अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से, एक तरीके से कितना होगा 12 12 24 28 एंड 34 एंड 1 35। हमारे कितने ऐसे हैं 35 पेज से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, पीएनसी लगाओ और आंसर पाओ। ओके ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें देखना है कितने तरीके से बनेगा और उसको निकाल लेना है। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करिए एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A flag has to be designed with 4 horizontal strips using some or all of the colors red, green and yellow. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent strips have the same color? Okay, क्या दिया कितने कलर्स हमारे पास, रेड ग्रीन येलो, 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। बोला है कि 2 एडजेसेंट जो कलर है सेम नहीं होने चाहिए। सर पहले पे तो हम कोई भी रख सकते हैं, 3 में से कोई भी कलर रख दो। दूसरे पे उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कलर रखे हो वो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी से कलर रखे, 2, कोई भी 2। फिर यहाँ पे जो रखोगे वो यहाँ पे नहीं सकता, मतलब यहाँ पे भी 2 कलर कोई भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे जो रखोगे वो यहाँ नहीं सकता, मतलब कोई भी 2 रख सकते हो। कितनी वैल्यू हो गई 3 2 6 6 2 12 12 2 24। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो इस जो पार्ट में हम देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्या है पीएनसी से है, मतलब हमें क्या करना है पीएनसी वाले पे इस साल तो हमें फोकस करना ही था। अगर पीएनसी के थोड़े से देख लेते हैं ना तो हम ये नहीं कह सकते कि 2023 की तरह ही हर बार पेपर आएगा, बट हम देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन तो हमें हर बार पीएनसी के मिल ही जाते हैं जो पीएनसी सॉल्व होते हैं। तो एक बार इसको हम कॉन्सेप्ट्स को अगर रिवाइज कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर आर 5 पर्संस P Q R S T, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can be assigned task 1. Task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways can the assignment can be done? Okay, कोई नहीं, देखो ये भी पीएनसी का क्वेश्चन है। तब से हमें लगता है हम अभी तक 68, इट्स आर 28th क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव डन अराउंड 12 और 13 क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी। तो आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो पीएनसी की। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। देयर आर 5 पर्संस P Q R S एंड T, इनको टास्क देने, कोई भी 5 टास्क है। अब बोल रहा है कि जो P और Q को टास्क 1 नहीं मिल सकता, मतलब टास्क 1 केवल इन तीनों में से किसी ना किसी को ही मिलेगा। ओके, फिर बोला है जो टास्क 2 है वो सिर्फ R और S को मिल सकता है, मतलब इसको मिल सकता है। बाकी टास्क जो है टास्क 5 तक वो हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर टास्क 2 में हमें इन दोनों में से किसी एक को देना है तो क्या करेंगे, 2 में से किसी एक को हम चूज करेंगे, RS में से उसको हम दे देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, जो 2 लोग बचे, क्योंकि 3 लोग थे पहले ना, अब टास्क 1 भी मान लो S को मिल गया टास्क 2, अब R और T में से किसी एक को देना पड़ेगा टास्क 1। उसके लिए क्या करेंगे, 2 में से कोई भी एक को चूज कर लेंगे। अब मिल गया टास्क 1 टास्क 2 का जो हमारा कंडीशन था फुलफिल हो गया। अब हमारे पास एक बदले फिर भी यहाँ पे बचेगा और P Q तो बचा हुआ है, मतलब 3 टास्क को भी हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे 3 टास्क को, 3 फैक्टोरियल से। क्या हो गया आंसर, 2 × 2 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 2 6 6 2 12 12 2 24। दिस इज आवर आंसर। ये भी हमारा पीएनसी का क्वेश्चन था जो कि हो गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। देखो अगर आपको कहीं भी फंसते हो ना, आप क्या कर सकते हो कि एक बार वीडियो पॉज करना, दोबारा से देखना, फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करना, हम अगले वीडियो में
क्या करेंगे, नहीं तो एक क्या करेंगे ना, इसके बाद हम आप बताना अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है ना, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस लाएंगे प्रीवियस ईयर करके, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हम करा देंगे, ठीक है, जिससे आपका भी फायदा हो जाएगा और ये रिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। बताना आप कमेंट्स में क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स weighing 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम and 50 gram each. Consider the following statements. To buy 78 gram of coins, one must buy at least 7 coins. To buy 78 gram using these coins, one can use less than 7 coins. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स बेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम एंड 10 ग्राम। अगर हमें 78 ग्राम कॉइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो अगर 78 करना है, देखो अगर हम सबसे कम सोचे कि सबसे कम कॉइन्स लें, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 50 ले लेते हैं। अगर हम 50 को लेंगे, पहले लेते हैं 50 लेते हैं 50, उसके बाद हम सोचेंगे इससे बड़ा क्या है 25। देखो 50 फिर से लोगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन हम 28 बना नहीं सकते हैं। 25 ले लेंगे अगर 75, तो हमें 3 का कोई कहीं मिल नहीं रहा है, मतलब 3 तो हमें मिलेगा नहीं। फिर हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लोगे, 25 लोगे, 5 लेंगे तो 3 तो मिलेगा ही नहीं। मतलब हमें क्या कुल मिला के 10 के बाद यहाँ पे देखो 2 का कॉइन तो लेना ही पड़ेगा। कितने लेने पड़ेगा, 3, तभी तो 8 बनेंगे। मतलब 2 के हमें कितने कॉइन लेने, 3, 50 के 1। अब अगर हम देखें 58 हो गया, हमें 30 चाहिए। 30 के लिए तो हम 5 के 6 कॉइन ले लें, ये तो 25 प्लस 58 20 चाहिए, 20 चाहिए ना, 50 प्लस 8 58 20 चाहिए, 20 चाहिए। तो अगर हम 25 लेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं। 5 के 4 कॉइन लेना पड़ेगा। 5 के 4 कॉइन लेने से हम क्या करेंगे, 10 के 2 कॉइन्स ले लेते हैं। अगर 10 के 2 कॉइन्स ले लेंगे तो हमारा काम 78 तो आ जाएगा। तो अगर 10 के हम 2 कॉइन्स लेते हैं तो क्या जाएगा, ये 20 प्लस 8 प्लस 50 कितने हो गए हमारे 78। मतलब हम कितने कॉइन्स लिए, 314 प्लस 2 6, 2 के 3 कॉइन लिए, 2 के 4 कॉइन लेंगे ना, ये तो हम क्यूब कर रहे हैं, सॉरी इट्स आवर मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे 2 के हमें 4 कॉइन लेंगे ना, तो 2 4 टाइम्स ऐड करोगे ना, ये तो पावर हम बस इस वजह से लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपको गलती हो सकती है, मुझे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे हम पावर नहीं लिख रहे हैं, पावर का मतलब है कि कितने कॉइन्स ले रहे हैं वो हमें नीचे लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पे 50 के 1 कॉइन्स लेंगे, 1 कॉइन प्लस 2 के 4 कॉइन लेंगे तब 8 बनेगा ना, 3 तो वो टाइम्स कर रहे थे, प्लस हम कितने लेंगे 10 के 2 कॉइन्स लेंगे। मतलब कितने कॉइन हो गए, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7। हाँ ये बात सही है, मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 2 base 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। ओके, अगर हम देखें लेस, हमें बे करना है, मतलब हम तराजू के बारे में सोचते हैं एक बार, ठीक है, बेइंग मशीन जानते हो ना, तराजू। अगर हम उसको देखो बे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसा मान लेते हैं, एक कॉइन ले लेते हैं 50 का एक कॉइन ले लिए, ठीक है, एक 25 का ले लिए और एक ले लिए 5 का, कितना हो गया हमारा 80 हो गया। अब हमें 78 बनाना है तो हमें बे ही तो करना है। आप देखोगे कभी अगर बे करते हुए चेक करो, तो अगर तराजू पे कभी देखना तो क्या करेंगे, देखो मान लो अगर हमारे तरफ कभी 80, कभी हमारे पास ज्यादा, देखो जब सामान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कभी आप सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो क्या करता है इंसान की इधर जो है कुछ वेट बढ़ा देता है। मतलब अगर 80 है, अगर हम इधर 2 ग्राम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, कि यहाँ से 2 बढ़ाओगे तो हमारा तब भी तो, मतलब कितने कॉइन्स हम यहाँ पे यूज किए थे, 50 का यूज किए थे, 25 का, 5 का, 3 कॉइन और एक 2 का कॉइन, मतलब कितनी बार, 4 कॉइन भी यूज करके भी तो हम बे कर सकते हैं। मतलब 2 base 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। हाँ भाई ये भी बात पूरी सही है, हमारा दोनों आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 and 2। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस बी मीन्स a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू b मीन्स a इज ग्रेटर देन b। ओके, a माइनस b, a is not greater than b, a is not greater than b means a is less than or equals to b। a into b means a is not smaller than b means a is greater than or equals to b। a greater by b means a is neither greater nor equal to b, not the greater nor equal means a is less than b। okay, a plus minus b means a is neither smaller nor greater means a is equals to b। okay, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया भाई, p into q, p into q means यहाँ पे हमने क्या लिखा है, p into q is greater than, मतलब p is greater than or equals to q। फिर दिया हुआ है p minus t, p minus t is given p is less than or equals to t, sorry p is less than or equals to t। आई होप समझ में आएगा। t divided by r means t is less than r, r plus minus neither smaller nor greater, मतलब r is equals to s। अच्छा इसको अगर हम एक बार कंबाइन कर लेते हैं स्टेटमेंट को, देखो क्या हुआ है, q is greater than p,
P is less than T and T is less than R and R is equals to S. This is given in our statement. Okay, यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, केवल स्टेटमेंट फॉलो किया। फिर क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट Q प्लस माइनस T, मतलब Q इज इक्वल्स टू T है, पूछ रहा है Q इज इक्वल्स टू T। भाई नहीं दिया है, ऐसा कहीं नहीं दिया। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या कैलकुलेशन क्या जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, S प्लस Q प्लस मीन्स S is greater than Q. Is this given in the statement? Let's check. S is greater than Q. Yes, this is given. देखो यहाँ पे एक चेक कर लेना, रीजनिंग का है, ये सही है स्टेटमेंट, कंक्लूजन हमारा। जब भी हम देखते हैं ना, जो हमारा बड़ा साइन होता है वही होता है। अगर हमारा सब ऑर्डर में दिया हुआ है तो हमारा सबसे बड़ा साइन क्या होता है, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू। मतलब सबसे बड़ा साइन हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन वाला। इसमें अगर हम यहाँ तक जानते हैं सबसे बड़ा साइन क्या लेना है, ग्रेटर देन, तो हमारा हमेशा ये आएगा। अगर इसमें सबसे बड़ा साइन ये होता तो सबसे पहले ये आता। ऑर्डर इनका यही है, पहले ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू। ठीक है, साइन का ऑर्डर याद रखना। तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी। ठीक है, आई होप समझ आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंग्लिश, सो कम टू द मैथ्स क्वेश्चन। ओके, 74, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, डिवाइड कर देते हैं। अगर 6 से डिवाइड करेंगे, देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 2 से डिवाइड करोगे तो इसको तो क्या जाएगा, 2 की पावर 192 अपॉन 3। अगर 3 से 2 को डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा रिमाइंडर, 191 करोगे, ऑड है तो क्या जाएगा -1। हमें पता अगर -1 होता तो रिमाइंडर 3 -1 क्या हो जाएगा, 2। दिस इज आवर आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, 75, ABC डैश डैश ABC डैश DABBCD डैश ABCD। ओके, हमें यहाँ पे पैटर्न चेक करना है, पैटर्न सीक्वेंस देखते हैं। तो पहले हम ऑप्शन वाइज इसमें चेक करेंगे। पहले इसका पहला ऑप्शन करते हैं, क्या हो जाएगा, ABC, फिर क्या हुआ, D दिया हुआ है, फिर A दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ से ABC हमें क्या मिला है, C, फिर D। ओके, नहीं समझ आया, फिर आगे देखते हैं, ABBCD B, कुछ मिल रहा है नहीं, कुछ तो और समझ नहीं आ रहा है, ABCD है नहीं, कुछ तो मिल नहीं रहा है। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, कुछ हमें ऑर्डर ही नहीं दिख रहा है, सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। दूसरा चेक करते हैं भाई, दूसरा हो सकता है क्या, लेट्स चेक, बी चेक सेकेंड, तो क्या जगह ABCD। ओके, ABCD, फिर ABCAD, ABBCD, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा ऐसा खास। पहले देखो C रिपीट हुआ, फिर हमें होना चाहिए D होना चाहिए, बट कुछ रिपीटेशन है नहीं, फिर नहीं हो सकता ये भी। थर्ड चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। थर्ड क्या है, ABCD यहाँ पे भी कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। ABCD नहीं, CDC क्या होता है, नहीं सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। अगर देखो नेक्स्ट में भी नहीं मिला, फोर्थ मिला, फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर हम 4 का ब्रेक डाउन कर देंगे। अभी हम 5 का कर रहे हैं ना, पहले चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट बचा हुआ है ABCD, ABCD अच्छा, ये तो ऑर्डर मिल रहा है हमें। देखो पहले क्या हो रहा है, D रिपीट हो रहा है, फिर C रिपीट हो रहा है, फिर B रिपीट हो रहा है, फिर A रिपीट हो रहा है। हाँ, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, तो बस में 4 ऑप्शन रख के हम देख लेना सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लगाना था सीक्वेंस, चेक करना था, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। A, B and CD are 2-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a 3-digit number DEF. Adding DEF to another 3-digit number GHI results in 975. A, B, C, D, H, I are distinct digits. E is equals to 0, F equals to 8. Then what is A plus B plus C is equals to? Okay, got it. बढ़ते हैं, लिखते हैं क्या दिया हुआ है, AB इंटू CD, 2-digit नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, DEF। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, अगर हम DEF को ऐड ऑन करते हैं GHI से तो हमें क्या मिलता है, 975। अब गिवन क्या है, देखो दिया हुआ है हमें E इज इक्वल्स टू 0 एंड F इज इक्वल्स टू 8। अगर F इक्वल्स टू 8 है तो 8 प्लस समथिंग करेंगे तभी 15 आएगा। अच्छा, अगर F 8 है तो I को हमें
7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम i को 7 रखेंगे तभी 8 7 5 15 मिलेगा ना, तभी तो मिलेगा 5 यहाँ पे। अगर 15 1 कैरी मतलब e प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 7। e की वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है क्या 0, तो h की वैल्यू क्या जाएगी 6, h की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 6। इट मीन्स EF h की वैल्यू इज 6। अब d प्लस g इज 9, d प्लस g इज 9। अच्छा d प्लस जी 9 है, तो देखो यहाँ पे e इसमें से 0 तो कुछ हो नहीं सकता कि d अगर 9 हो जाएगा तो g 0, e पहले से 0 है, डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए। अब अगर हम d को 8 नहीं सकते, 7 रख सकते, 6 नहीं सकते, क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो g की वैल्यू क्या जाएगी 4, या तो g को 5 रखोगे तो g को मतलब d और g जो होगा d और g आइदर 5 होंगे या तो फिर 4 होंगे। ओके, मतलब हमारे कितने नंबर्स, अब क्या हमारे क्या बचा है a b और c बचा हुआ है। हमें क्या क्या मिल गया, dg 4 या 5 में से होगा, h 6 होगा, i 7 होगा, f 8 होगा, e 0 होगा। अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या बचे 1 2 3 तो बचा, 1 2 3 बचा, मतलब a b c कुछ भी हो, a 1 2 3 में से होगा a b c, b भी 1 2 3 में से होगा, c भी इसी में से होगा। देखो हम निकाल तो सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि हमारा a b c क्या होगा, लेकिन हमें निकालने की जरूरत ही क्या है, हमसे तो केवल सम कुछ है ना, मतलब इन्हीं नंबर्स में से तो a b c होगा। अगर इन्हीं नंबर्स में से होगा तो कुछ भी हो हमें सम कर लेते हैं, कितना जाएगा 6, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है एबीसी की वैल्यू, क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू पूछी नहीं है, हमसे क्या पूछा, उनका सम पूछा है, जो हम डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कैसे। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आया होगा, तो अगर नहीं समझ आएगा एक बार आप क्या करना, इसको स्टॉप करना और देख लेना, बट इतना कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, ऐसे ही समझ में आ जाएगा ये कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है। निकाल सकते हो आप, बट क्यों निकालना, हमें तो पेपर में टाइम बचाना है ना, अपना टाइम बचाएंगे तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स P Q R S T, 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। करते हैं, पहले क्या दिया, वन ऑफ P एंड Q आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब वन ऑफ मतलब आइदर P आइदर Q इज सिलेक्टेड फॉर जॉब, एटलीस्ट वन ऑफ R S आर सिलेक्टेड फॉर जॉब। ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट मतलब एटलीस्ट बोला, मतलब इट मींस या तो नाइदर ऑफ R S और बोथ आर, मतलब आइदर नाइदर हो जाएगा या तो फिर बोथ होगा। ठीक है, अब एटमोस्ट टू मतलब मैक्सिमम 2, या तो R या तो S या तो T या तो कोई नहीं, या तो फिर RS RT ऐसे मतलब हो सकता है। अच्छा, मैक्स एटलीस्ट पूछा यहाँ पे एटलीस्ट 4 पर्सन्स वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, देखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखो P और Q में से एक बंदा तो होगा ही, मतलब एक बंदा तो हमें सिलेक्टेड मिल गया। अगर इसमें देखते हैं हम बोथ, अगर हम बोथ RS को लेते हैं, नाइदर की जगह हम बोथ, नीदर की जगह बोथ लेते हैं RS, तो यहां से भी हम RS तो ले सकते हैं कि एटमोस्ट 2 मतलब 2 बंदे तो यहां से ले सकते हैं, बट उसके बाद एक बंदा कहां से लोगे, तो मैक्सिमम कितने बंदे ले सकते हैं 3, मतलब 3 बंदे को जॉब मिलेगी, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, S इज सिलेक्टेड फॉर जॉब, S इज सिलेक्टेड फॉर जॉब, ये भी तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे P और Q में से तो हमें पता है P और Q में से एक का एक जॉब पाएगा, बट यहाँ पे देखो है कि हो सकता है RS दोनों को जॉब ना मिली हो, यहाँ पे एटमोस्ट 2 पूछा है ना, मैक्सिमम, बट लीस्ट क्या हो सकता है, एक भी को ना मिलेगा, हो एक भी को नहीं मिलेगा तो S को भी नहीं मिलेगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। ओके, आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉजिक का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस आपको जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हमें निकाल लेना है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड दिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट P Q R S T be 5 statements such that if P is true then both Q and S are true। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको दिया है, अगर P ट्रू है तो Q एंड S भी ट्रू होगा, बट यहां से ऐसा है P ट्रू होगा तब, ऐसा नहीं अगर Q एंड S ट्रू होगा तो P भी, ऐसा नहीं दिया है, बोला अगर P ये कंडीशन P के साथ ही है, उल्टा नहीं है। ऐसे अगर दिया है R एंड S आर ट्रू देन T इज फॉल्स, इसके अगर ऐसा है तभी ऐसा, उल्टा नहीं दिया है। देन इफ T इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स, अगर T ट्रू होगा तो R एंड S में से मिनिमम एक को तो फॉल्स होना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा देखो अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि T को ट्रू करते हैं, T को ट्रू करते हैं तो R एंड S फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, R एंड S फॉल्स होंगे या फिर नहीं भी होते हैं, T ट्रू होगा, तो इनका कंडीशन तो हमें पता नहीं है, बट यहां से अगर हम देखेंगे तो हम हाँ ये कह सकते हैं P और R में से ना, मतलब P और R में से देखना, मान लो यहाँ से R ही, यहाँ से S फॉल्स हुआ तो P भी फॉल्स हो जाएगा, या फिर मान लो यहाँ से S नहीं फॉल्स हुआ Q भी फॉल्स हो गया तो P फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ ये सही है। बट इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, यहां से तो Q वाले में कुछ दिया नहीं है, बट यहाँ पे देखो दोनों
दोनों के बारे में दिया गया था तो हम दोनों से इन्फर कर रहे थे, बट यहाँ पे क्यों हमें इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। अब हमें बोला अगर Q ट्रू होगा तो क्या P भी ट्रू होगा, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। हमने बोला ना P ट्रू होगा तो Q एंड S सही होगा, बट Q ट्रू होगा तो P, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या जाएगा, 1 ओनली। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूबाइड पढ़ते हैं। अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 7 5 3 7 into 5 into 3 is painted red, green and blue color on each pair of opposite faces of dimension 7 into 5 5 into 3 and 7 to 3 respectively. Then the cuboid is cut in and separated into various cubes, each of side length 1 centimeter. Which of the following statement is correct? Okay, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हमें दिया हुआ है 7 into 5, दिस इज 7 into 5 is क्या दिया हुआ है कलर इसका, रेड। 7 into 5 रेड and 5 into 3 is green and 7 into 3 is blue. बोला there are exactly 15 small cubes with no paint on any face. अच्छा, हमें इस टाइप का क्वेश्चन इसी पेपर में हमें पहले भी मिला था, हम किए थे ना, एक बार चेक करना, कर चुके अभी किया था, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। अगर 15 स्मॉल क्यूब्स पूछा हुआ है, अच्छा हमें पता है कि ऐसे जो किसी फेस पे नहीं वो इंटरनल क्यूब होंगे, और इंटरनल क्यूब निकालने के लिए पता है n-2 फॉर्मूला होता है। n-2 मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 - 2 क्यूब था तो हम क्यूब कर देते, बट यहाँ पे क्यूबाइड है तो 7 - 2 5 - 2 एंड 3 - 2, ये हो जाएगा हमारा इंटरनल क्यूब। क्या जाएगा ये 5 into 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 15। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब 15 क्यूब्स होंगे जो कि नो पेंट होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। इंटरनल क्यूब का फॉर्मूला बताया था मैंने ऊपर ही, फर्स्ट पार्ट में साथ बताया था, एक बार चेक कर लेना। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ते हैं क्या है। There are exactly 6 small cubes with exactly 2 faces, one painted with blue and one painted with, sorry ये नहीं मिटाना, नहीं, one painted with green। अगर one painted with blue and one painted with green शो करना है हमें, तो हमें पता है कि अगर ऐसा ब्लू और ग्रीन करना है तो मतलब इन्हीं दोनों के बीच में देखना है, इन मतलब 3 और 3 के बीच में आएंगे ये दोनों क्यूब। और हमें पता है जब हमें वन साइड के लिए तो हमें क्या होता है, n-1 होता है, n-1। ठीक है, इसको या फिर ऐसे हम देख सकते हैं, 3 3 के बीच में होंगे ना, ऐसे ऊपर वाले जो होंगे वो क्यूब्स क्या होंगे, तो 6 क्यूब बनेंगे। ऊपर वाले जो होंगे दोनों पेंटेड होंगे अलग अलग कलर से, जो बीच के 4 होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब वो हमारे पास 4 ही क्यूब आएंगे। बट ऐसा फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 एंड 3 - 1 n-1 होता है, तो क्या जाएगा 2 into 2 कितने क्यूब हो जाएंगे 4, बट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा और ये हमारा सही था, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1 ओनली। ओके, आई होप ये हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग करते हैं। चलो इसको लिखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज, बहुत बड़ा वर्ड है, लिख लेते हैं पहले। ठीक है, डर मत जाना, देखो बड़े वर्ड्स बड़े क्वेश्चंस देख के कभी नहीं डरना चाहिए। अगर बड़ा क्वेश्चन है ना वो सबसे आसान होता है, बस उसको हमें एक बार लिखना होता है, इन comprehensibilities is written। ठीक है, are alphabetically in reverse order, how many positions of the letter will remain unchanged। ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखना है हमें रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले हम चेक कर देखो इसमें ए है कहीं, नहीं है, बी, हाँ बी है, बी लिख लेते हैं, फिर सी, हाँ भाई सी भी है, फिर देखो पहले लगा देते हैं, भूल जाएगा, बी हो गया, सी हो गया, ओके, बी है, सी है, फिर डी नहीं है, ई, एक ई, ई 2 ई 3 ई, और ये नहीं, तो हम लिख लेते हैं ई एंड ई। ओके, फिर ई, एफ है कहीं, नहीं है, जी नहीं है, एच, हाँ भाई एक है, एच भी लिख लेते हैं, फिर आई, एक आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई एंड दिस इज 5 आई, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, 2 3 4 5। ओके, आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एक एल ये हो गया, एल और है नहीं, एम भी है, एन, एम लगा देते हैं, एन है, एक एन, 2 एन, मतलब एन, ओ दिख रहा है, ओ, पी भी है, क्यू नहीं है, आर एक ही दिख रहा है, आर, एस एक एस, 2 एस, टी कंप्लीट। देखते कितने, एस बी नहीं, ई सी नहीं, ई आई नहीं, मतलब हमारा देखो एक ही मिल रहा है, आई। ओके, फिर ये देखो फिर एक मिल रहा है हमें, आई,
फिर कहीं नहीं मिल रहा। मतलब वहाँ पे कितने, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस हमें लिखना था, हमें 30-40 सेकंड देने थे बस। हमारा कितने मैच हो रहे हैं, सेम 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि आपको फिर ये 2023 का पूरा मैथ्स का जो सेक्शन है हमारा सॉल्व हो जाएगा। जो सेक्शन इंग्लिश का है उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, उसको एक साथ कर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी रिलेटेड हमें इसके पेपर से या फिर कुछ भी चाहिए, तो हमें आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।